का हमारे चैनल सौर्य करियर पॉइंट पर बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि सर हमारे पास में थॉमसन का परमाणु मॉडल तो हमने पिछली क्लास वाले में देख लिया था, लेकिन आज की और अभी वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद में किसने इसका नियम दिया। मतलब परमाणु के संबंध में परमाणु की संरचना का सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो किसने किया था? थॉमसन ने किया था। ये बातें हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ लिए हैं कि अगर किसी बंदे के अंदर इतनी हिम्मत आई, किसी बंदे के अंदर अगर इतनी पावर आया तो वो पावर केवल एक बंदा था। वो कौन सा था? थॉमसन ही थे ऐसे जिन्होंने ये बताया कि हमारे पास में साहब जो परमाणु होता है वो परमाणु किस प्रकार का हमारे पास में हो सकता है। तो सर सबसे पहली ये बात हमारे पास में हुई थी। तो मतलब ऐसे बंदे का हमें सैल्यूट करना चाहिए यार कि जो सबसे पहले हमको ये बताए कि परमाणु के अंदर की संरचना कैसी होती है। अगर मैं यूँ कहूँ कि साहब जो हमारे पास में परमाणु होता है उस परमाणु के संबंध में सही कथन किसने दिया? ये हमने कहा कि भाई साहब एक हमारे पास में क्या होता है, ये एक गोला होता है। अब बताओ इस परमाणु के बीच में क्या होता है? गोला होगा। ये वाला भाग क्या होता है? नाभिक होता है। इन सब की जानकारी किसने दिया? तो हम लोग कह सकते हैं ना कि साहब अगर किसी ने सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी दिया तो वो जो हमारे पास में थे वो कौन से थे? तो हम लोग कह सकते हैं कि साहब वो कौन से साइंटिस्ट थे? सर वो थॉमसन ही ऐसे थे जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जे थॉमसन भी कहा जाता है। बच्चों नाम तो आपने सुना ही होगा कि जे कौन थे? ये थॉमसन थे। इन्होंने ही परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे पहले बात की थी कि परमाणु की आंतरिक संरचना क्या होती है। आइए आज इसी के बाद में देखते हैं। इन्होंने ये अपनी पिछली क्लास में हमने बताया ना कि इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई परमाणु हमारे पास में है तो इसमें जहां तहां कहां पर प्लस और माइनस उपस्थित होता है। इस परमाणु के पूरे एरिया पर, समस्त एरिया पर प्लस और माइनस का कण होता है जो कि उपस्थित होता है। मतलब और ये भी कहा कि मतलब किसी, इन्होंने खुल करके ये नहीं कहा कि प्लस और माइनस उपस्थित होते हैं। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई परमाणु है तो उस परमाणु के पूरे भाग पर धनावेशित कण उपस्थित होता है और उसी के बीच में क्या होता है? ऋण आवेशित कण उपस्थित होते हैं। अब चलिए इतनी सी बातें अगर हमारे पास में हो गई, अब आगे की बातें हम लोग समझेंगे। तो परमाणु की इन्होंने सबसे पहले क्रांति लाने का काम इनके नियम ने कहा कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ये नियम इतना ज्यादा भाई साहब प्रचलित हो गया कि परमाणु कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है। इसके पहले कोई माइक लाल ऐसा नहीं था जो कि बता सके कि परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। ये नियम पूरे केमिस्ट्री की दुनिया को हिला करके रख दिया कि यार परमाणु उदासीन होता है। कि हाँ परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। अब इन्होंने ये कह दिया कि परमाणु उदासीन होता है। ये इनकी क्रांति क्या हुई? एकदम सत्य साबित हो गई। अब हमने कहा कि जैसे हमारे पास में कौन से थे बच्चों? थॉमसन थे। तो थॉमसन गुरु थे, इन्हीं के बच्चों एक शिष्य रहता था। हमने कहा कि उस शिष्य का नाम क्या था? तो कह रहे हैं कि उस शिष्य का नाम बच्चों रदरफोर्ड था। ध्यान से देख करके चलना। इस शिष्य का नाम क्या था? रदरफोर्ड था। अब रदरफोर्ड देखे कि हमारे सर ये बता रहे हैं कि परमाणु उदासीन होता है। तो जब परमाणु उदासीन है तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए इनके स्टूडेंट लग जाते हैं। थॉमसन के बाद में इनके शिष्य लग जाते हैं। ये जैसे थॉमसन ने अपना नियम दिया है उसी तरीके से रदरफोर्ड अब अपना नियम देंगे परमाणु के संबंध पे। और जब रदरफोर्ड अपना नियम देंगे परमाणु के संबंध में तब हम लोग उसे कहेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ध्यान से समझना, उसे क्या कहा जाता है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। अब आप लोग यहाँ से ध्यान से समझना कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोग ये हेडिंग डालने वाले हैं कि साहब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पहले हम लोग समझ के चलते हैं। यहाँ से समझना आप लोग क्लासें। तो बच्चों हम लोग यहाँ से ये देख करके चलते हैं कि साहब ये क्या होगा? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। बच्चों ये ध्यान से समझना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है। तो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल क्यों दिया? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इसलिए आया कि इसकी सत्यता की जांच करने के लिए कि क्या सच में किसी परमाणु के पूरे क्षेत्रफल पर ऋण आवेशित कण उपस्थित होता है।
या धन आवेशित कण उपस्थित होता है। इसी सत्यता की जांच करने के लिए रदरफोर्ड को अवतार लेकर के आना पड़ा। अब इसी के सत्यता की जांच करने के लिए जब आना पड़ा तब बच्चों इसे हम लोग कह सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो साहब जो ये हमारे पास में यहाँ से आ रहा है इसे हम लोग बोल के चल सकते हैं कि कह रहा है कि रदरफोर्ड्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से हमारे पास में आएगा, कह रहा है कि ये हमारे पास में क्या होगा, मॉडल ऑफ एटम। चलिए ये तो साहब हमारे पास में हो गई कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स, ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, इसकी हम लोग बेहतरीन जानकारी लेने वाले हैं। तो रदरफोर्ड ने किस लिए ये नियम दिया, तो रदरफोर्ड इसी के सत्यता की जांच करने के लिए, शक को दूर करने के लिए इन्होंने अपना एक नियम दिया। और इन्होंने शक को दूर करने के लिए जो अपना ये नियम दिया, इसी नियम को हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। और इस नियम को अब हम लोग ये देख करके चलेंगे कि साहब ये जो हमको यहाँ से नियम दिखाई दे रहा है ये नियम हमारे पास में क्या होगा। ठीक है, चलिए इस नियम को हम लोग यहाँ से समझ करके चलेंगे कि साहब ये जो नियम है ये एक्चुअली में क्या कहलाया। तो सर इसी के अंतर्गत अगर हम लोग पहला नियम देख करके चलेंगे कि पहला नियम हमने कहा कि इस नियम को आने की आवश्यकता क्या पड़ी, तो ये नियम केवल किसके, शक को दूर करने के लिए बनाया गया। शक को दूर करने के लिए इनको नियम बनाना पड़ा। अच्छा सर ये इन्होंने ये अपना नियम जो दिया है किस सन में दिया है, हमने कहा कि साहब जो रदरफोर्ड का नियम है वो 1911 ईस्वी में दिया गया था। हमने कहा कि जो इसको देने वाले वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो कह रहे हैं कि सर जो इसको देने वाले वैज्ञानिक थे उस वैज्ञानिक का सर जो नाम है वही वैज्ञानिक ही तो रदरफोर्ड है। हमने कहा चलिए ठीक है, वो वैज्ञानिक ही कौन है, रदरफोर्ड है। अब हमने कहा कि जब वैज्ञानिक रदरफोर्ड हैं इन्होंने एक अपना नियम दिया जिस नियम को अन्य नाम से भी जाना जाता है। चलिए सब, जब इनके नियम को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो पहला नाम है इनके नियम का और एक नाम है इनके नियम का दूसरा नियम। पहला नाम मैंने हेडिंग में लिख दिया है, इसे बच्चों क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। चलिए एक बात तो हमारे पास में ये समझ में आ गई है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। दूसरे नियम को बच्चों जो यहाँ से बोला जाएगा इसे कहा जाएगा कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। चलिए क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा। चलिए सर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, स्वर्ण पत्र प्रयोग, इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम लोग कह सकते हैं कि साहब ये हो जाएगा स्वर्ण पत्र प्रयोग। इसका मतलब स्वर्ण पत्र प्रयोग, ये प्रयोग क्या होता है, ज़्यादातर ये जो नियम जाना जाता है इसी के नाम से जाना जाएगा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से बच्चों ये जाना जाता है। चलिए अब हम लोग आगे की क्लास देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर इसे इसी के नाम से जाना जाता है तो सर इसी के नाम से हमको यहाँ से क्या करना है, इसको जान लेना है। जब ये इसी के नाम से जाना जाएगा तो आगे की चीज़ें हमारे पास में क्या होंगी, तो जब ये इसी के नाम से जाना जा रहा है तो हम लोग और आगे देख करके चलते हैं कि भाई गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ये हमारे पास में क्या होता है, इसे हम लोग समझ करके चलते हैं। क्या है ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ये कुछ नहीं है, इसमें इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक सोने की पन्नी लिया, ध्यान से देखना, एक सोने का टुकड़ा लिया, उस सोने के टुकड़े को, मेटल के टुकड़े को, सोना मेटल होता है, उसको इतना ज़्यादा बारीक बारीक उसको इतना पतला कर डाले, इतना पतला कर डाले कि वो एकदम झिल्ली हो गया। उस सोने के टुकड़े को मैं ऐसे आंखों के सामने आपके लगाऊं ना तो आप बता नहीं पाओगे कि सर इसके बीच में क्या रियली में वो पन्नी पड़ी हुई है। मतलब वो इतनी ज़्यादा उसकी लेयर को पीट करके पतला कर दिया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तनने वाली धातु होती है वो हमारे पास में कौन है, गोल्ड होता है, वो सोना ही होता है। इतना उसको पीट करके पतला किया गया कि आप लोगों को कल्पना नहीं कर पा रहे हो ना, जैसे कभी कभी आप लोग मिठाई पर देखते हो कि मिठाई के ऊपर एक झिल्ली चिपकाई गई होती है, वो एल्युमिनियम की होती है, लेकिन उसके ऊपर झिल्ली जो चिपकाई जानी चाहिए वो चांदी की झिल्ली चिपकाई जानी चाहिए।
तो मिठाई वाले शॉर्ट वीडियो पर देखो तो उसको हथौड़ा लेकर के पीट के कागज़ के बीच में रखते हैं, तो वो झिल्ली एकदम से क्या होती है, पतली हो जाती है। ठीक है, तो जिसके कारण उसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगते हैं। लोग चांदी के चम्मच से, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ये सुने हो कि नहीं सुने हो? तो ये बात ये होता है। तो इसीलिए चांदी के चम्मच से जब लड़के की शादी होती है तो लड़के का एक सिस्टम होता है कि उसमें उसको भाती खिलाई जाती है। भाती का मतलब समझते हो? वो चांदी के चम्मच से उसको क्या किया जाता है, दही और चीनी खिलाया जाता है। लेकिन चांदी के चम्मच से ही उसका रिवाज क्या होता है कि यहाँ से इसका रिवाज ये होगा कि हो सकता है जो दही है वो रात भर भाई लंबे के लड़के को शादी विवाह के लिए रुकना पड़ता है, तो दही उसको खिला दिया जाता है कि पेट वगैरह में कोई हुमच ना होने पाए, कोई गड़बड़ पेट में ना होने पाए। जैसे ही देखो ये दही खाने का रिवाज क्यों हो गया, दही खाने का रिवाज ये इसलिए चालू हुआ है कि कहीं पर शुभ संकेत माना जाता है। ये दही आज के टाइम पर इसलिए शुभ संकेत नहीं माना जाता है, पुराने समय की बात है। जो दही खाने का सिस्टम चालू हुआ वो कहाँ से चालू हुआ, जब लोग पहले पुराने समय अपने घर से यात्रा करने के लिए जाते थे तब इतने ज़्यादा संसाधन नहीं हुआ करते थे, लोग पैदल ही यात्रा करते थे। दोपहरी में गर्मी में पेट खराब हो जाया करता था तो उनको कटोरे में भर करके दही दिया जाता, दही और चीनी दिया जाता था। दही नमक से नहीं खाई जाती है, दही चीनी से खाएंगे तभी पेट के लिए फ़ायदेमंद है। अगर दही को नमक के साथ में खाते हैं तो वो हमारे पेट के लिए पॉइजन का काम करता है। तो दही को हमेशा चीनी के साथ में खाया जाता है, कभी नमक के साथ में नहीं खाया जाता है। 12th की सेकंड केमिस्ट्री में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे कि दही चीनी से किस प्रकार से लाभदायक है और नमक खाने से दही हानिकारक है। ठीक है, तो दही को हमेशा चीनी से खाना है। लोग लंबी यात्रा करते थे तो वहाँ पर चीनी और दही उनको कटोरे में भर करके दे दिया जाता था तो वो पी लिया करते थे। अब कितनी भी लंबी यात्रा वो पैदल कर जाते तो उनका पेट वगैरह क्या होता था, सही रहता था, उनको पेट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। इसी प्रथा को लोग घर से बाहर निकलते समय जाने लगे तो जब मॉडर्न जैसे जैसे चेंज होता गया, दही लोग क्या करने लगे, चम्मच में लेकर के लोग दही खाने लगे। कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चम्मच में लेकर के उनको दही खिला दिया जाता है कि भाई ये शुभ माना जाता है। और अब तो सिस्टम चेंज हो गया, अगर बच्चा दही नहीं खा रहा है तो दही और चीनी लेकर के उसको होठवा में लगा दिया जाता है, जाओ भैया अब क्या होगा, स्तूप होगा, तुम्हारा रिजल्ट, तुम दही चीनी खा लिए हो, तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तुम्हारा एग्ज़ाम एकदम से क्या होगा, पास हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये सारी चीज़ें मिथ्या ही होती हैं। ऐसा हमारे घर में माना जाता है कि शाम के समय कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती है। शाम के समय घर में झाड़ू क्यों नहीं लगाई जाती है? शाम के समय घर में झाड़ू इसलिए नहीं लगाई जाती है कि बहुत पुराने समय से ये प्रथा चली आ रही है और हम जिस चीज़ को देखते हुए चले आते हैं वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं। उसी तरीके से हम भी अपने बच्चों को कहने लगते हैं कि शाम के समय घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती। मम्मी पापा से रीज़न पूछो तो कहते हैं कि लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, इसलिए शाम के समय घर के में झाड़ू नहीं लगाई जाती है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। बहुत पुरानी बात है, पुराने समय में इतनी ज़्यादा वाइट वाली लाइट नहीं हुआ करता था, लोगों के घर में चिमनी जलता था, मसाल जलता था, जो कि पीले कलर की लाइट हुआ करती थी। जब महिलाएं पहले सोने का आभूषण पहना करती थी, ज़्यादा आप तो घर में नॉर्मल रहती हैं, तो सोने के आभूषण, कान की कील हो गई, नथिया हो गया, बाला हो गया, झुमका हो गया, ये सारी चीज़ें जब उनकी कच्ची ज़मीन होती थी वो लोग रात में जब झाड़ू मारते थे तो रात में झाड़ू मारने के बाद में जैसे सोना होगा वो पीला पीला ज़मीन में गिर जाएगा, तो ज़मीन में जब वो पीला पीला गिर जाएगा तो पीले कलर की रोशनी में पीला पीला सोना बहुत कम जाहिर देखा जमीन में, अगर वो गिर जाएगा। लोगों के घर में पैरा वगैरह भी होता था तो उसमें भी गिर जाता था, तो लोग सोने वगैरह को बाहर करके घर से बाहर ले जा करके कचड़े में फेंकते थे और कचड़े को फेंकने के बाद में उसको ले जा करके फेंक दिया जाता था, ऊपर फेंक देते थे। जब उसे ऊपर फेंक देते थे, कहीं पर भी फेंक देते तो तालाब वगैरह में जा करके चला गया। सोना था, घर से निकला सोना, तो सोना हमारे घर में धन का संकेत माना जाता है, तो क्या वो लक्ष्मी नहीं है? इसलिए तो शाम के समय झाड़ू मारोगे तो सोना गिरा है तो वो दिखाई नहीं देगा, इसीलिए बहुओं और बेटियों को रोकने लगे शाम के समय तुम झाड़ू मत लगाना, नहीं तो जो सोना होगा घर से निकल करके वो बाहर चला जाएगा। सुबह के समय तुम झाड़ू मारना तो सोना तुमको क्या होगा, गिरा रहेगा तो वो दिख जाएगा, घर में अगर कोई चीज़ दिखी रहेगी तो। इसीलिए रोक दिया गया कि शाम के समय कभी भी झाड़ू नहीं मारा जाता। इसी प्रचलन को हम लोग आज तक लेकर के चले आए हैं और कहते हैं कि शाम के समय कभी झाड़ू नहीं मारी जाती है। चलिए सर, मैं ये बता रहा था कि स्वर्ण पत्र प्रयोग क्या होता है,
इतनी पतली सोने की झिल्ली होती है कि इसको इतना बारीक कर दिया गया कि सर ये जो सोने की हमारे पास में झिल्ली है ना, हमने कहा कि सर ये हमने मान लिया कि हमारे पास में एक सोने की झिल्ली है। चलिए सर, सोना जो होता है वो पीला होता है। अब अगर हमने सोने की झिल्ली को मान लिया कि सर इसमें दिख रहा है कि नहीं, अब बताइए जो हमने इसमें सोने की झिल्ली को माना है, अब बताइए, और इधर हम लोग एक यहाँ से पर्दा मान लेते हैं कि वाइट कलर का हमारे पास में ये एक पर्दा होगा। चलिए अब ये वाइट कलर का जो हमारे पास में यहाँ से पर्दा आया हुआ है, इसको हमने कर दिया कि सर ये वाइट कलर का हमारे पास में क्या होगा, पर्दा होगा। जब ये वाइट कलर का हमारे पास में पर्दा है, इसके ऊपर हम लोग बच्चों अल्फ़ा किरण डालेंगे। कौन सी किरण डालेंगे? इसके ऊपर जब हम लोग अल्फ़ा किरण डालेंगे तो ये मैंने अल्फ़ा किरणों की बमबारी कर दिया। देखो, जब बहुत सारी इसके पास में हमने यहाँ से अल्फ़ा किरणों को यहाँ से गुजारा, ये ध्यान से देख करके चल सकते हो आप लोग। ये देखो, जब यहाँ से बहुत सारी अल्फ़ा किरणों को मैंने गुजारा तो हमको देखने पर ये मिला कि ये अल्फ़ा किरणें तो सर यहाँ से चली गई। जब बहुत सारी अल्फ़ा किरणें इसके ऊपर पड़ जाती हैं तो हम देखते हैं कि सामने पर्दे के ऊपर कहीं पर हमको काला काला स्पॉट दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं पर प्रकाश की तीव्रता कम, कहीं पर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा, कहीं पर प्रकाश की तीव्रता कम और कहीं पर प्रकाश की तीव्रता कैसे दिखाई दे रही है, ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आप लोग ये समझो, कहीं पर प्रकाश की तीव्रता कम होगी, कहीं पर ज़्यादा होगी। इसका मतलब जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता कम होगी, यहाँ पर हमने कहा कि सर प्रकाश की तीव्रता कम है, इस पर भी प्रकाश की तीव्रता कम है, इस पर भी प्रकाश की तीव्रता कम है, इस पर भी प्रकाश की तीव्रता कम है। लेकिन इन वाले स्थानों पर जो प्रकाश की तीव्रता है वो क्या है, ज़्यादा है। हम यूँ कह सकते हैं कि साहब इस पर हमको चमक ज़्यादा दिखाई दे रही है और इस पर चमक कम दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर प्रकाश नहीं आ रहा है और इसके ऊपर प्रकाश आ रहा है। पर्दा जबकि हमारी पन्नी यहीं तक है, लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास में स्पॉट कहाँ तक बनता आ रहा है, नीचे तक डार्क स्पॉट बनता आ रहा है। इसका मतलब ये जो अल्फा किरणें हैं पन्नी को फाड़ करके आर पार तो चली गई, लेकिन कुछ अल्फा किरणें ऐसी हैं जो कि पन्नी को फाड़ करके आर पार नहीं जा पाई। इसी चीज़ को जब वो अपने एक्सपेरिमेंट में और दोहराया तो कहते हैं कि ये सोने की जो पन्नी है ये ऐसा क्यों कर रही है भाई। जब इस सोने की पन्नी को हटा लिया गया, जैसे ही वो इस सोने की पन्नी को हटाए भाई साहब, तो उनको देखने के लिए क्या मिला, ये ध्यान से देखो, हैंग कर गया बोर्ड। अभी हैंग कर गया, देखो। अब जैसे ही वो इस सोने की पन्नी को हटाए, हैंग कर गया, चलने के लायक नहीं रहा ये। चलिए इसको हम लोग यहीं से लेकर के फिर से चलेंगे। देखो चल गया। अब बाबू जैसे ही इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, तो देखो अब कह रहा है कि जैसे ही मैं इस सोने की पन्नी को यहाँ से हटाया, जैसे ही इस सोने की पन्नी को हटाया, हम देखते हैं कि जो डार्क स्पॉट थे सारे के सारे डार्क स्पॉट हट जाते हैं, पूरा एकदम से क्या होता है, उजाला हो जाता है। फिर से जैसे मैंने इस पॉलीथीन को यहाँ से लगाया, हम देखते हैं कि साहब जैसे ही इसको मैंने यहाँ पे लगाया, देखते हैं कि कहीं पर प्रकाश की तीव्रता कम, कहीं पर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा हो जाती है। तब उन्होंने अपने प्रयोग में कहा कि यार इस सोने की पन्नी में ऐसा क्या है जो ये सोने की पन्नी प्रकाश की तीव्रता को कम कर दे रही है और प्रकाश की तीव्रता को क्या कर दे रही है साहब, ये ज़्यादा कर दे रही है। ऐसा इसमें क्या हो गया है। तब बंदे ने अपना प्रयोग दोहराया और जैसे ही उसने अपना प्रयोग दोहराया, उनको ये दिखाई दिया कि भाई साहब ये हमारे पास में क्या है, सोने की पन्नी है। देखो आप लोग, ये जो हमारे पास में सोने की पन्नी है, इसको आप लोग पहले कह रहा है कि सर फिल करके आप हमको दिखाओ। हमने कहा ये देख लो, सोने की पन्नी को हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो फिल करने के बाद में उसको ये पता चला कि जो तुम्हारी सोने की पन्नी है
ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बनी है। जब ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बनी है सोने की पन्नी, तब इसको तुम यहाँ पर जो देख रहे हो, ये हमारे पास में क्या होगा, इस तरीके से छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के ये क्या है, बनी है। साहब इसको मैंने जब यहाँ से देखा कि ये क्या सच में छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बनी है, तो हमने कहा चलो ठीक है, ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी है, तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये बनाया, एक परमाणु यहाँ से ये मैंने बना दिया, फिर मैंने यहीं से कह दिया कि दूसरा परमाणु। अब बताओ, जो ये एक परमाणु मैं यहाँ से बना करके रखा हूँ, आप लोग अगर इसको देख करके चलो तो कह रहा है कि ये सोने का हमारे पास में क्या होगा, परमाणु होगा। इसमें मैं बहुत सारे सोने का परमाणु बना लेता हूँ। आप लोग ये देख करके चलो, देखो एक मैंने ये बनाया कि सर ये सोने का क्या होगा, परमाणु होगा। मतलब जो सोने की झिल्ली बनी है वो सोने के परमाणुओं से ही मिल करके बनी है। ध्यान से समझते चलना। देखो जो सोने की झिल्ली बनी है ये सोने के परमाणुओं से ही मिल करके बनी है। इसी तरीके से इसके अंदर बच्चों क्या है, ये परमाणु लगे हुए हैं और आपको यहाँ से ये परमाणु दिखाई दे रहे हैं। हमने कहा चलिए ठीक है, इन परमाणुओं को हम लोग इस झिल्ली के अंदर क्या करेंगे, व्यवस्थित कर देंगे। चलिए, अगर इसके अंदर मैंने इसको यहाँ से व्यवस्थित कर दिया तो हमने कहा लो भाई ठीक है, इस सोने की झिल्ली को इसके अंदर व्यवस्थित कर दिया गया। जब इसको यहाँ पर हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं, इसको थोड़ा ऐसे देख लेना आप लोग, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको सजाने में, क्योंकि चित्र है तो बनाना तो पड़ेगा ही बच्चों। बिना बनाए चित्र को काम तो होगा नहीं। चलिए, देखिए अब ये कह रहा है कि जो सोने की पन्नी है इसको मैंने पूरा इसमें बना दिया, और पीछे कह रहा है कि इसके पीछे आप लोग एक पर्दा लगा करके दिखाओ। वो जो व्हाइट वाला आपके पास में पर्दा यहाँ से दिखा रहा था, हमने कहा लो भाई व्हाइट वाले पर्दे को हमने इसके पीछे क्या कर दिया, बना दिया, और व्हाइट वाला पर्दा पीछे बच्चों आ गया। इसके सामने से जब अल्फा किरण गुजरी, ध्यान से देखना, इसके सामने से जब अल्फा किरण गुजरी तो आप लोग जानते हो कि परमाणु के जो बीच होता है, परमाणु का बीच वाला भाग, इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहा जाता है। ये जो सेंटर पॉइंट होता है हमारे पास में, ये क्या कहलाया, इसका नाभिक कहलाया परमाणु का। तो इसी तरीके से आप लोगों को पता होगा कि परमाणु के बीच में क्या पाया जाता है, नाभिक। यहाँ से मैंने इस पे जब बहुत सारी अल्फा किरण को डाला तो कुछ अल्फा किरणें हम लोग देखते हैं कि एकदम सीधी रेखा में चली जाती हैं। तो जो किरणें सीधी रेखा में चली गई वहाँ पर क्या बन गया, डार्क स्पॉट बन जाता है। और कुछ किरणें हमारे पास में ऐसी चली गई कि ये किरणें आर पार नहीं जा पाई। जब किरणें आर पार नहीं जा पाई, यहीं पर रुक गई, तो ये पॉइंट सफ़ेद हो गया। कुछ किरणें हमारे पास में यहाँ से होकर के इधर से निकल आती हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास में क्या उत्पन्न हो गया, डार्क स्पॉट बन जा रहा है। कुछ किरणें यहाँ से गई ऐसे निकल करके ऊपर चली जाती हैं, तो यहाँ पर भी क्या उत्पन्न हुआ, डार्क स्पॉट बन गया। तो इनको ये देखने पर लगा कि यार झिल्लिया में तो बिचवा बिचवा में छेद है, और जहाँ से बिचवा में छेद है वहीं से किरणें यार पार चली जा रही हैं, तो यहाँ पर डार्क स्पॉट बना दे रही हैं। यहाँ से चली गई तो यहाँ पर हमने कहा कि उजाला कर दी, बाकी जहाँ से प्रकाश नहीं पा पाया वहाँ पर डार्क स्पॉट बन गया। थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया हूँ, तो जहाँ से प्रकाश आर पार चला गया वहाँ पर सफ़ेद पॉइंट होगा, जहाँ पर रुक गया वहाँ पर क्या बन जाएगा, डार्क स्पॉट बन जाएगा। तो इसी प्रयोग को, और जब वो आगे गए तो इस प्रयोग का अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक परमाणु लिया। जब उन्होंने एक परमाणु लिया तो परमाणु को लेने के बाद में उनको ये पता चला कि साहब ये एक हमारे पास में परमाणु होता है। उन्होंने इसको क्या किया, बनाया। कहा कि सर ये जो हमारे पास में परमाणु हमको दिखाई दे रहा है ये एक परमाणु होता है। जब रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर प्रकाश की किरणों को डाला तो एक परमाणु के ऊपर क्या घटना हुई, एक परमाणु के ऊपर घटना हुई कि बहुत सारी जो अल्फा किरणें आ रही थी। ध्यान से समझना, अब आपके समझने का मौसम आ गया। जब बहुत सारी इसके ऊपर अल्फा किरणें डाली गई तो वो देखते हैं कि कुछ अल्फा किरणें परमाणु से
बिना टच किए सीधी रेखा में निकल गई। तो कुछ किरणें जो परमाणु से बिना टच सीधी रेखा में टच किए निकल गई, उससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। और ये देखते हैं कि कुछ किरणें परमाणु के अंदर तो गुजरी लेकिन वो सीधी रेखा में चली गई। तो कुछ परमाणु की किरणें जो गुजरी वो सीधी रेखा में चली गई, तो उनको पता चला अच्छा ये जो परमाणु है ये परमाणु तो गोला है, लेकिन कुछ किरणें सीधी रेखा में क्यों चली गई। अच्छा अब हमको ये बताओ, अगर मैं कहीं पर कोई है, अगर इसमें मैं एक तीली डाल रहा हूँ, तीली अगर आर पार घुस गई तो इसका मतलब है कि खोखला है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस प्रकाश को रोक सके। तो कुछ किरणें ऐसी थी जो कि परमाणु में जब घुसी तो वो एकदम सीधी रेखा में निकल गई। तो कुछ किरणें ऐसी थी कि वो परमाणु में घुसने के बाद भी एकदम सीधी रेखा में निकल के चली गई। कहें वाह भाई क्या बात कर रहे हो कि कुछ किरणें ऐसी हैं कि परमाणु में बिना घुसे ही वो सीधी रेखा में चली गई। कहें हाँ भाई, कुछ किरणें ऐसी हैं जो कि परमाणु में घुसी ही नहीं, सीधी चली गई। और कुछ किरणें ऐसी हैं कि परमाणु के पास तो गई लेकिन यहीं से विचलित होकर के चली गई। मतलब जा रही थी वो सीधा, लेकिन पता नहीं क्या सोच करके वो क्या हो गई, मुड़ गई। जा रही थी वो ऐसे सीधा, पता नहीं क्या सोच करके वो किरणें क्या हो गई, यहाँ से मुड़ जाती हैं। तो इनके दिमाग में फिर नहीं समझ में आया कि यार कुछ किरणें सीधी जा रही थी, कुछ किरणें, पहली किरणें को जब मैंने डाला तो हमने देखा कि वो किरणें सीधी रेखा में जा रही थी। जो किरणें सीधी रेखा में जा रही थी भाई साहब, सीधी रेखा वाली किरणें इनको चुप्पे से बता दी कि ये रदरफोर्ड परमाणु खोखला है यार। कहें क्या बात करती हो, कह रहे कि हाँ सही में परमाणु खोखला है। कहें काहे, प्रकाश की किरण कह रहे कि मैं अंदर आई हूँ ना, मैं देख रही हूँ परमाणु एकदम खोखला है। कह रहे कि अच्छा सही में, कहें कि मैं छाप दूं कि परमाणु खोखला है। कहा हम बिल्कुल मेरे प्रियतम तुम ये छाप दो कि परमाणु क्या है, खोखला है। तो रदरफोर्ड एकदम वाहवाही लूट लिए, वाह मैंने जो पहली किरण बताया डाला वो बता रही है कि परमाणु क्या है, खोखला है। सब वैज्ञानिकों का कान खड़ा, यार रदरफोर्ड टॉमसन के जाने के बाद में कर क्या रहा है। तो सबको पता चला कि परमाणु क्या है, खोखला है। अब दूसरे की किरण जब गई तो कह रहे कि ये कहन का कह रहे कि हमका कौन ठेल रहा है, ऐसा लग रहा है। कहें सच में, कहें हाँ एक के बीच में कोई बैठा हुआ है और वो हमको क्या कर दिया, मैं सीधा जा रही थी हमको पकड़ के ठेल दिया। तो रदरफोर्ड कहे अच्छा तुमको पकड़ के ठेला कौन, रुको हम दूसरी बार किरण भेजते हैं। तो जब दूसरी की किरण यहाँ से भेजे तो रदरफोर्ड का पता चला ये किरण यहाँ से गई, खट्ट से टकराई और खट्ट से टकरा करके झट से यहाँ से क्या करके चली आई, लौट के चली आई। तो कह रहे हैं कि यार क्या बात है, ये किरण को हमने इसमें भेजा लेकिन जो मेरी ये किरण थी ये किरण तो गई लेकिन ये टकरा करके ये किरण क्या हो गई, लौट करके चली आई। तो जब ये किरण टकरा करके गई और लौट करके ये किरण क्या हुई, चली आई, तो इनको ये देखने को मिला, ध्यान से देखो, जब ये लौट करके यहाँ से क्या हो गई, चली आई, तो इनको ये देखने को मिला कि यार क्या बात है, परमाणु के बीच में कोई ऐसी चीज जरूर उपस्थित है। ध्यान से देखना, करें कि परमाणु के बीच में कोई ऐसी चीज जरूर उपस्थित है जो कि बीच में है, जो कि इस वाली किरण को आर पार नहीं जाने दी। किरण गई अंदर, कहती कि रदरफोर्ड, कहना कहें बाबू मैं इसके अंदर नहीं जा पा रही हूँ। कहें क्यों नहीं जा पा रही हो तुम इसके अंदर, कहने कि दीवार है बहुत बड़ी, मैं इसके अंदर गई, मैं खट्ट से लड़ गई। कहें कि क्या बात कर रही हो, तो रदरफोर्ड कहन ए भाई साहब, कहन हाँ, कहन कि यार बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं कि परमाणु बिचवा में ठोस है, परमाणु बीच में कैसा है, ठोस है। कहें कैसे पता, कहन अंतिम वाली जो मेरी किरण गई, जब गई तो उसको रास्ता नहीं दिया गया और वो किरण टकरा करके लौट आई। तो टकरा करके जब लौट के सीधा चली गई, वो किरण क्या बताई, वो किरण ये बताई कि परमाणु बीच में खोखला नहीं है, परमाणु ठोस है।
ई वाली क्या बता रही है, कह रहे कि हमका जैसे क्यों ठेला, हमको कौनो पकड़ के ठेल दिया, हम मुड़ गए। जो किरण मुड़ गई वो क्या बताई, वो अभी कुछ बोल ही नहीं पा रही है, एक भूत पकड़ लिया, एक बोल ही नहीं पा रही है बिल्कुल में, हमको ठेल दिया पकड़ के, हम नहीं जा पाएंगे। अब बताओ जो किरण यहाँ से क्या हो गई, मुड़ गई, वो बेचारी एकदम से डर गई। और डरने के बाद कह रहे कि अल्फा किरण अच्छा ही बतावा, कहें का अल्फा किरण से पूछा जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर आवेश कैसा है, कह रहे कि अरे यार रदरफोर्ड तुम ही तो बताए ना कि मेरे ऊपर धन आवेश है। अल्फा किरण के ऊपर कैसा होता है, धन आवेश होता है। तो इसका मतलब जितनी भी अल्फा किरण थी वो पॉजिटिव आवेश वाली थी। कहता है पगली वो कुछ नहीं है, कहें तो क्या है, कह रहे हैं कि एक के मतलब तुमको ठेला नहीं गया है, तुम खुद चली गई हो, क्योंकि इस नाभिक के अंदर कोई ऐसा चीज है जिसके ऊपर धन आवेश उपस्थित है। क्या है, धन आवेश इसके ऊपर उपस्थित है। चलो ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई है कि परमाणु के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर धन आवेश है। तो रदरफोर्ड बताए कि जो किरण मुड़ गई, मुड़ने वाली किरण बताई कि परमाणु के अंदर धनावेश चीज उपस्थित है। कैसा है, धनावेश चीज उपस्थित है। और बीच में है तो बीच वाली चीज को बच्चों क्या बोलते हैं, नाभिक कहा जाता है। देखो रदरफोर्ड की इस प्रयोग में 3 चीजें हमको देखने को मिली है। पहली किरण जो सीधी चली गई वो बताए कि परमाणु कैसा है, खोखला है। दूसरी किरण जो मुड़ गई वो बताई कि परमाणु के बीच में कैसा है, धनावेश भाग उपस्थित है। और जो धनावेश है उसे क्या कहते हैं, नाभिक। और ये दोनों टकरा करके लौट आई, ये एकदम से बता देगी परमाणु के बीच में कैसा उपस्थित है, कोई ठोस चीज उपस्थित है जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ से ये हो गई। चलो हम का जब इतनी चीज़ें यहाँ से हो गई हैं, रदरफोर्ड ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को बता डाला, रदरफोर्ड ने पूरे के पूरे प्रयोग को बता डाला। तो अब हम लोग आगे देख करके चलते हैं कि और इसमें चीज़ें क्या हो सकती हैं, समझते रहना। अब आगे देखते हैं इनका गोल्ड फॉइल प्रयोग और अच्छे से समझते हैं कि अब कैसे होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप